वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 पर, जिसमें हम लोग नए चैप्टर्स को सीखेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र प्रणाली। तो रक्त परिसंचरण प्रणाली को समझने के लिए अ, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको इंपॉर्टेंट्स पढ़ने हैं और कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। इसको इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं साथियों। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें पढ़ना है और इसमें क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं। ये बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है, दोनों भाषाओं में होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। बाइलिंगुअल पीडीएफ होगा, सारी चीजें इसमें मेंशन होगी। और ध्यान में रहे, मैं जो पीडीएफ मैं दूंगा ये बुकिस पीडीएफ नहीं है कि कहीं से उतार के मैंने धर दिया है। ये मेरी खुद की बनाई हुई कहीं ना कहीं कॉपी है, यानी कि एक तरीके से इंग्लिश और हिंदी में मैं अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हूं। ठीक है। तो रक्त परिसंचरण प्रणाली है पूरा, ये हम लोगों को पढ़ना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दो चैप्टर्स कवर हो गए हैं। एक तो न्यूट्रिशन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, पोषण। और दूसरा साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। 5 पार्ट में मैंने किया, लेकिन छोटे छोटे टाइम की वो वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं। पाचन तंत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम तीसरे चैप्टर पर आ रहे हैं, जो कि बायोलॉजी की क्लास 10 है, रक्त परिसंचरण प्रणाली। इसके बारे में हम लोग सीखेंगे साथियों। इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ब्लड प्लाज्मा वगैरह के बारे में, यानी कि एक तरीके से ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट्स पहले सीखेंगे। कुछ फैक्ट, फैक्ट का मतलब क्या होता है साथियों? तथ्य। हम लोगों को तथ्य सीखने हैं। दूसरा, ब्लड फैक्ट हम लोग देखेंगे। दूसरा, ब्लड के कंपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। ब्लड के कंपोजिशन, कंपोजिशन का क्या मतलब होता है भाई? रुधिर संगठन, कि भाई इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, कहां पर बनते हैं, कहां पर किसे ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं, कहां पर समाप्त होते हैं, ये सब सारी चीजें। तो रुधिर संगठन पर हम लोग इस पर बात करेंगे। तीसरी चीज इसमें क्या बात करेंगे साथियों? इसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समझ रहे हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब समझते हो? रुधिर आधान पर हम लोग बात करेंगे। रुधिर आधान मतलब किसको कौन ब्लड दिया जा सकता है, ठीक है, कौन सा नहीं दिया जा सकता है, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर इससे कैसे संबंधित होते हैं, और यदि पिता का ब्लड ये है, माता का ब्लड ये है, तो बताइए कौन सा पुत्र में ब्लड होगा, या कौन सा ब्लड ग्रुप पुत्र में पाया जाएगा, बेटे में पाया जाएगा। कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो ब्लड ग्रुप होने के, कितने परसेंट चांसेस हैं बी ब्लड ग्रुप होने के, ये सारी चीजें। साथियों, अगला हम लोग पढ़ेंगे हार्ट्स, हृदय की फंक्शनिंग के बारे में सब कुछ हम लोग सीखेंगे। तो ब्लड में ये 4 चैप्टर्स हैं जो कि हम लोग को पढ़ना है। और साथियों, बाद में हम लोग इस पर डिजीज, हालांकि डिजीज के लिए हम एक अलग चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। तो मेनली ये 4 टॉपिक पर हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। 1 2 3 4 हो सकता है ये जो वीडियो है ये 4 पार्ट में हम डिवाइड कर दें, कि पहले मैं ब्लड फैक्ट बताएं, फिर ब्लड कंपोजिशन, लेकिन हम इसको 3 वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ब्लड फैक्ट और ब्लड कंपोजिशन एक में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक वीडियो, हार्ट एक वीडियो। समझ रहे हैं? और जो इससे कुछ रिलेटेड और फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम चैप्टर्स को मतलब हम टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी साथियों। ब्लड के लिए जब बात किया जाता है, ब्लड क्या चीज है, तो ब्लड के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, ब्लड के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है कि जो हमारा रक्त है इसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ये तरल संयोजी ऊतक क्या चीज है भाई? इसको साथियों हम लोग कहते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है साथियों ग्रुप ऑफ सेल्स। समझ रहे हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है भाई, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल।
ये कोशिकाओं का समूह है। सेल का मतलब क्या होता है भाई? कोशिका। तो कोशिकाओं का समूह है साथियों ये। ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स है। कैसा है? तरल है, फ्लूइड है। और संयोजी का मतलब ये साथियों ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। समझ रहे हैं? तो तरल संयोजी ऊतक एक पहली चीज तो आपको याद होनी चाहिए। ब्लड की एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह एक तरल संयोजी ऊतक है क्योंकि फ्लूइड के रूप में है, इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, इसीलिए ऊतक है। भैया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह। संयोजी का मतलब कनेक्ट करता है साथियों, इसलिए इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सेकेंड, ब्लड का साथियों पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। 7.4 जो साथी बिल्कुल नए हैं इस पढ़ाई में, तो 7.4 पीएच। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन अम्लीयता को बताता है। समझ रहे हैं? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन ये 7.4 है, ये हल्का क्षारीय है। तो आप जानते हैं पीएच स्केल में 1 से 14 तक की स्केल होती है। तो ये ध्यान में रखना, जो बीच में 7 होता है ये न्यूट्रल होता है। जैसे पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, तो इसका 7.4 है, यानी कि हल्का क्षारीय है। तीसरा पॉइंट साथियों, तो आपने दो बातें तो समझ ली, तरल संयोजी ऊतक, पीएच इसका 7.4 है। साथियों जो हमारा ब्लड है ये क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या? क्लोज्ड का मतलब आप जानते हैं बंद। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। यानी कि साथियों जो हमारा ब्लड है वो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। और बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र का मतलब समझते हो? बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र यानी कि जब रुधिर पूरे शरीर में आर्टरी और वेन यानी कि धमनी और सिरा के माध्यम से चलता है। आप यहां पर अभी देखेंगे, मैंने कहीं बनाया है, शायद कहीं मिल जाए। यहां तो दिख नहीं रहा है। ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये हमारे शरीर में जो भी एक तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर, ये पूरी की पूरी जो आप एनिमेटेड डायग्राम देख रहे हैं कि ब्लड किस तरीके से चल रहा है, तो धमनी और सिरा के माध्यम से ही चल रहा है। इसको मैं हाइलाइटर से दिखा दूं? नहीं, हाइलाइटर नहीं, लेजर से। तो ये देखिए यहां पर, ये बात समझ पा रहे हो? ये पूरी की पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम जो चल रहा है, यानी कि आर्टरी और वेन होना जरूरी है। ये पूरी पूरे शरीर में फैली हुई है आर्टरी, ये देख रहे हैं, आर्टरी और वेन, ये पूरे शरीर में। ये देखिए हमारा जो ब्लड चल रहा है ये आर्टरी और वेन में ही चल रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा आर्टरीज वेन है, यानी कि आर्टरी और वेन में ही चलती हैं, धमनी और सिरा में ही चलते हैं। समझ पा रहे हो? तो एक तरीके से ये जो हमारा जो साथियों ब्लड है, पहली बात तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, पीएच 7.4। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो हमारा रक्त है, ब्लड है, वो आर्टरी और वेन की मदद से, यानी कि आर्टरी और वेन की मदद से चलता है। वेन का मतलब और आर्टरी का मतलब, आर्टरी का मतलब होता है धमनी, समझ पा रहे हो? धमनी। और वेन का मतलब होता है सिरा। तो हमारा जो ब्लड होता है धमनी और सिरा के माध्यम से चलता है। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कॉकरोच हुआ या नॉन कॉर्डेट्स हुए, उनमें आप देखोगे पूरा ब्लड शरीर में भरा होगा, आर्टरी और वेन की मदद से वो नहीं चलेगा। तो ऐसे को हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मनुष्य का हृदय, मनुष्य का जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कैसा है? बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। चौथी बात साथियों, ह्यूमन कैसा है? तो ह्यूमन के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, वार्म ब्लडेड एनिमल। क्या यूज होता है भाई? वार्म ब्लडेड एनिमल, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड एनिमल मतलब समझे? साथियों मनुष्य एक गर्म रुधिर प्राणी है। गर्म रुधिर का मतलब क्या होता है? खून उबलता है क्या? खून उबलता है क्या? नहीं बेटा। इसका मतलब होता है समतापी प्राणी। समतापी प्राणी मतलब, यानी कि हमारे ब्लड का तापमान इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलता नहीं है। जैसे मेढक देख लो, रेप्टाइल्स सरीसृप देख लो जो रेंग कर चलते हैं, इनके रक्त का जो टेम्परेचर होता है
वो बदलता रहता है। ठंडियां आ गई तो टेम्परेचर कम, गर्मियां आ गई तो टेम्परेचर ज्यादा। यानी कि साथियों हमारा जो ब्लड होता है ना, वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, गर्म रुधिर प्राणी है, समतापी प्राणी है। समतापी का मतलब ये है कि हमारा जो ब्लड होता है उसका टेम्परेचर एक जैसा रहता है। टेम्परेचर एक जैसा रहता है, हमेशा रहता है। अब कहोगे सर ये वार्म ब्लडेड क्यों लिख दिए, फिर गर्म रुधिर क्यों लिख दिए? क्योंकि हमारा ह्यूमन हुआ और बर्ड्स हुए, दो जानवर हुए। कौन कौन से भाई? एक तो ह्यूमन और दूसरा पक्षियां, बर्ड्स। ठीक है, तो ह्यूमन और बर्ड्स दो ऐसे जानवर हैं, दो ऐसे कॉर्ड, ये भी दोनों कॉर्डेट्स हैं क्योंकि रीढ़ की हड्डी इसमें पाई जा रही है। तो ह्यूमन और बर्ड्स में, आप समझिए ह्यूमन और बर्ड्स में कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे भाई? ह्यूमन और बर्ड्स में कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे? वार्म ब्लडेड एनिमल है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब वार्म ब्लडेड, यानी कि इनके रुधिर का तापमान हमेशा एक जैसा बना रहता है, बदलता नहीं है। समझ गए? और ह्यूमन बर्ड्स, मैंने क्या कहा, वार्म ब्लडेड क्यों यूज किया गया? क्योंकि ह्यूमन और बर्ड्स दो ऐसे फाइलम हैं, फाइलम आप ना कहिए, कॉर्डेट्स में ऐसे सब क्लॉस हैं कि इनका रुधिर अन्य की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है, इनके रुधिर का तापमान अन्य की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसीलिए इसे वार्म ब्लडेड बोला गया। और साथियों एक जैसा हमेशा बना रहता है, इसलिए वार्म ब्लडेड के साथ साथ इन्हें समतापी प्राणी कहते हैं। समझ गए? इनको समतापी प्राणी बोलते हैं। टेम्परेचर हमेशा एक जैसा। तो 4 पॉइंट एकदम याद रखिए। अब यहां पर ये 4 पॉइंट में हम कुछ पॉइंट यहां पर आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। मनुष्य में किस प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद प्रकार का। ये देखिए बंद, यानी कि क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है समझिए, क्लोज टाइप का। मनुष्य कैसा प्राणी है रक्त के आधार पर? तो समतापी प्राणी है। कैसा प्राणी है? समतापी, गर्म रुधिर, वार्म ब्लडेड एनिमल है। हृदय की धड़कन को स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा अंग नियंत्रित करता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई हमारा हृदय की धड़कन होती है, हृदय की जो हमारी धड़कन, हृदय ही हमारा पंप कर रहा है। यहां पर आप देख भी पा रहे हो, यहां जो हमारा हृदय है जब तक पंप नहीं करेगा, यहां पर आप देखेंगे, ये देखिए हमारा ये साथियों हृदय है, जब तक ये पंप नहीं करेगा, कहा गया इसमें, ये देखिए ये हृदय हमारा, जब तक ये पंप नहीं करेगा पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कौन करेगा आखिर? कैसे इसकी पंपिंग हो पाएगी? ये बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर आप देखिए वही चीज है, जब हमारा हार्ट पंपिंग करता है तो पूरे शरीर में ही वो ब्लड का सर्कुलेशन हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो ये हृदय को धड़काने वाला कौन है? मेडुला ऑब्लंगाटा है। मेडुला ऑब्लंगाटा है साथियों। ये मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है, आगे चल के हम नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन मतलब समझते हो? पश्च मस्तिष्क का भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। समझ गए? मेडुला ऑब्लंग। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से हार्मोन की भूमिका होती है? तो साथियों देखो, थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, इसे हम T4 हार्मोन भी कह सकते हैं, टेट्राइडोथायरोनिन। हालांकि वहां बात करेंगे, अभी बस T4 का मतलब समझ जाओ। ट्रा शब्द लगा है, टेट्रा आइडो थायरोनिन, तो T4 थायरॉक्सिन हार्मोन इसको कहते हैं। और एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर उपस्थित होती है, एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन। तो हार्मोन में जाओगे तो थायरॉक्सिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन हमारे हार्ट को पंपिंग करने में हेल्प करता है। और मस्तिष्क ब्रेन की बात करोगे, नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है। ठीक है, ये तो अभी हम बात करेंगे रुधिर वाहिनियों में ब्लड को जमने से रोकता है हिपेरिन प्रोटीन। समझ रहे हैं? अभी इस पर हम बात करेंगे बहुत विस्तार में। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर। एक फैक्ट है, याद कर लीजिए, हीमोसाइटोमीटर एक यंत्र है जिससे आरबीसी की संख्या को ज्ञात किया जाता है। अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो साथियों हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने देख लिया क्या क्या चीजें हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल क्या होता है? 7। हाँ, ब्लड का अमाउंट अगर पूछे, भाई ब्लड का अगर आपसे अमाउंट पूछ ले तो क्या करोगे? साथियों ब्लड का अमाउंट अगर पूछ ले तो भैया ध्यान देना, 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर।
ह्यूमन बॉडी में। लेकिन ये बताओ, क्या बच्चे में भी इतना ही होगा? क्या बूढ़े में भी इतना होगा? क्या यंग मैन में भी इतना होगा? क्या लेबर में भी इतना होगा? नहीं। बात यहां यह है, 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, ये थोड़ा सही है। अब आप सबका समझ पाओगे। शारीरिक भार का कितना परसेंट भैया? 7 to 8%। ये शारीरिक भार का है, शारीरिक भार का। समझ पा रहे हो? शारीरिक भार का कितना परसेंट है? 7 से 8%। और ये फिर कितने के लिए था? 70 kg व्यक्ति के लिए था साथियों। 70 kg व्यक्ति के लिए था। ये बात समझ पा रहे हो? 70 kg व्यक्ति के लिए है। एक मिनट। थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ गई है। ठीक है, चलिए। तो यहां तक आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया कि भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, 7 से 8%। अब साथियों हम ब्लड के कंपोजिशन की बात कर लें। तो ब्लड के कंपोजिशन की जब भी बात करेंगे, ब्लड कंपोजिशन, रक्त के संगठन की बात करते हैं। अभी और बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि यहां मिलेंगे। रक्त के संगठन की बात करें तो इसमें साथियों देखो बहुत सारी चीजें हैं। अगर देखा जाए तो रक्त में प्लाज्मा है, हिंदी में भी इसको यही लिखेंगे। और साथियों ब्लड कार्पसेल्स की बात की जाती है। ये ब्लड सेल्स भी लिख सकते हो। रुधिर, रुधिराणु इसको बोल सकते हैं हम लोग, रुधिराणु। ठीक है, और ये तो प्लाज्मा ही है। अगर प्लाज्मा देखा जाए तो कितना परसेंट है भाई? प्लाज्मा कितना परसेंट है? पूरी ब्लड का कितना है? तो साथियों 55 से 60%। जबकि वहीं ये अगर देखा जाए तो ये कितना है? 40 से 45%। अब हमें प्लाज्मा के बारे में समझना है कि भाई प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं। तो यहां चीज अगर हम देखें तो भाई प्लाज्मा के बारे में जरा हम बात करें। प्लाज्मा कितना ब्लड का पोर्शन बनाती है प्लाज्मा? आप जानते हैं, 55 से 60%। इतना ही तो बनाती है। ब्लड की प्लाज्मा कितना बनाती है? 55 से 60%। अब जब हम इस प्लाज्मा की बात करेंगे, 55 से 60% प्लाज्मा के हिस्से में, तो देखिए बात यह है, प्लाज्मा में 90% की बात करें तो इसमें वाटर है, जल है। 90% क्या है? जल है। जबकि 10% की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट है साथियों, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन, जिसमें कार्बन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए ऐसे को हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक कंपोनेंट या कार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व। और इसमें क्या है भाई? अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व, जिसमें कार्बन बिल्कुल नहीं होते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक तत्व कहते हैं। समझ गए? 10%। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या होते हैं, यही हमें देखना है। जब हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें, ऑर्गेनिक कार्बनिक तत्व की बात करें, तो इसमें क्या क्या आएंगे कार्बनिक तत्व में साथियों? जिसमें कार्बन, जैसे अगर देखा जाए तो साहब ब्लड में ग्लूकोज होता है ना? तो C6H12O6 भाई कार्बन है कि नहीं? ग्लूकोज है। ठीक है, एमिनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, और फैटी एसिड है। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है भाई?
फैटी एसिड, वसीय अम्ल। अमीनो एसिड का मतलब अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। ठीक है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को तो ग्लिसरॉल ही बोलते हैं, हिंदी में भी ग्लिसरॉल है। कोलेस्ट्रॉल है साथियों, कोलेस्ट्रॉल है, समझ गए, कोलेस्ट्रॉल है। ये कार्बनिक तत्व। और क्या है, बहुत सारे प्रोटीन है, प्रोटीन कार्बन से ही बने होते हैं, प्रोटीन है। अब प्रोटीन की जब बात करते हैं तो कुछ प्रोटीन के तो नाम आपको एटलीस्ट याद ही होनी चाहिए, कुछ प्रोटीन के नाम तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए। जैसे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये मैंने जब प्रोटीन पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जो रुधिर का थक्का जमाने में हेल्प करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, समझ गए। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इत्यादि, समझ रहे हैं। और एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीके से आपने देख लिया कौन कौन से अम्ल हैं, कौन कौन से वो हैं। और आप यूरिया भी आप कह सकते हैं, एक यूरिया भी कंपोनेंट है, NH2CONH2। तो भाई जाहिर सी बात है इसमें भी कहीं ना कार्बन का यूज किया गया है, यूरिया। तो बात यह है, ये जितने कंपोनेंट आपको मैंने बताया, जैसे ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड्स हुआ, फैटी एसिड्स हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, ये सारी प्रोटीन हुई, तो ये सभी की सभी क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये बहुत आसान है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को याद रखना। साथियों, सोडियम क्लोराइड NaCl, समझ पा रहे हो। दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, इनको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaCl और NaHCO3, ये सारी चीजें जो हैं अकार्बनिक तत्व में आती हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आती हैं। ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड्स हुआ, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड्स हुआ, फैटी एसिड हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, समझ रहे हैं, प्रोटीन हुआ, ये सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट में आते हैं। और ये अकार्बनिक कंपोनेंट में आते हैं, और तो आप जान ही गए, जल है, समझ पा रहे हो। तो ये दोनों प्रोटीन जो है, अभी अभी हम लोग देखेंगे आगे चलकर ब्लड क्लॉटिंग। हालांकि जब मैंने आपको वो पढ़ाया था विटामिन के, तो आपको ये सारी चीजें मैंने बताई थी कैसे ब्लड क्लॉट किया जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में और कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार हैं, ये मैंने वहां बताया था। ये तो आपने समझ लिया कि भाई प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं, कितना परसेंट भाग कवर कर रहा है प्लाज्मा। तो 90% तो जल हो गया, 10% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हो गए। अब साथियों हम आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पर बात करेंगे, यानी कि हम एक तरीके से ब्लड कार्प सेल्स या ब्लड सेल्स पर बात करेंगे। तो अगर हम आ जाएं ब्लड कार्प सेल्स, रुधिराणु पर बात करें, तो रुधिराणु पर जब भी बात करेंगे तो आप समझते हैं इसमें हम आरबीसी की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, और प्लेटलेट्स की बात करेंगे। और किसी नाम से जाना जाता है क्या, बिल्कुल, जैसे साथियों अदर नेम। अगर हम अदर नेम पर जाएं, अन्य नाम क्या है कि, एक मिनट, हाँ, अदर नेम पर जाएं, तो अदर नेम पर हम क्या कह सकते हैं, आरबीसी के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, या आरबीसी के लिए। डब्ल्यूबीसी के लिए क्या यूज किया जाता है, ल्यूकोसाइट्स। और इनके लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, थ्रम्बोसाइट्स। समझ पा रहे हो, थ्रम्बोसाइट्स। तो एक तरीके से ल्यूकोसाइट्स, थ्रम्बोसाइट्स,
और इरिथ्रोसाइट्स, ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि कौन सा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं। ये सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना कि इरिथ्रोसाइट्स ये CYTS होगा, ल्यूकोसाइट्स CYTES। हाँ, ठीक है, इसको CYTES करना है। तो ये अदर नेम है साथियों, अन्य नाम। तो किस नाम से जाना गया भाई, आपने ये देख लिया पहला कॉलम कि भाई आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स इन नामों से जाना जाता है। और कुछ खास बात, हाँ, अब जैसे हम नंबर पर जाएं, संख्या में, तो साथियों आरबीसी की जो संख्या है आप भी पढ़े होंगे, अलग अलग हम यूनिट में देखें तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। आरबीसी की जो संख्या है 40 से 45 लाख पर एमएम क्यूब, पर एमएम क्यूब ब्लड में 40 से 45 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की संख्या, तो क्या आप बताएंगे, ये लगभग 5,000 से 9,000 पर एमएम क्यूब ब्लड। ये कितना है, तो 9 से 15,000, हजार है, यहां 9,000 है, 9,000 से 15,000 के बीच में ये पाए जाते हैं पर एमएम क्यूब ब्लड। नंबर हो गया। साथियों लाइफ स्पैन की बात करेंगे, ये आपसे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइफ स्पैन तो ये 120 डेज है, इससे ज्यादा दिन तक भी, मतलब 100 से लेकर 150 के बीच में, तो ऑन एवरेज 120 दिन बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी का वही जो जीवन काल है 2 से 5 दिन का है, और यही प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 13 दिन। एक चीज थोड़ा सा सुधारिएगा, ये 9 से मैंने 15,000 लिख दिया, ये गलत। 2 से 15,000 ये मैंने गलत। एक मिनट साथियों, ये तो हो नहीं पा रहा है। आपको जरा मैं नए पेज से समझा देता हूं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। हम्म, नए पेज लेने पड़ेंगे मुझे, एक मिनट साथ। हम्म, जैसे देखिए, हमने यहां पर अंतर फिर से हम कर लेते हैं, वो पेज सही नहीं है। यहां पर देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, प्लेट एक तरीके से इनके बारे में, ब्लड कार्प सेल्स। तो फिर से लिख लेते हैं, ब्लड, ब्लड कार्प सेल्स। तो ब्लड कार्प सेल्स में हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी एक कॉलम बना लेते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर एक कॉलम डेवलप कर लेते हैं हम लोग, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर हम,
तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसमें हम अदर नेम को लेते हैं। किन नामों से इनको पुकारा जाता है? अदर नेम। तो भाई अदर नेम में अन्य नाम इनके क्या क्या हो सकते हैं? तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी को हम किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये अदर नेम हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें और दूसरा किन नामों से जानते हैं और क्या दूसरा फैक्टर क्या है? तो सबसे पहले हम नंबर पर फोकस कर लेते हैं। तो जब नंबर पर फोकस करेंगे, आप जानते हैं आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है। तो यहां 40 से 45 लाख कितने में? पर एम एम क्यूब ब्लड। 40 से 45 लाख पर एम एम क्यूब ब्लड। समझ गए? डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2000 से लेकर 5000, सॉरी, हाँ, 2 से 5000 एम एम क्यूब ब्लड। ये साथियों 3 से 4 लाख एम एम क्यूब ब्लड। तीसरी बात, इनके लाइफ स्पैन के बारे में बात करें हम। लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो जब भी हम लाइफ स्पैन के बारे में बात करेंगे, जीवन काल के बारे में बात करेंगे, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनका जो जीवन काल है ये 120 दिन का है, 120 डेज का है। वहीं डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन का है। और वहीं प्लेटलेट्स की बात करें तो इनका जो जीवन काल है वो आप समझ सकते हैं 5 टू 13 डेज इतना है। तो लाइफ स्पैन, नंबर। अब हम न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्योंकि सेल है तो जाहिर सी बात है हर एक कोशिका में, हर एक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस केंद्रक, तो साथियों केंद्रक किसमें पाया जाता है? आरबीसी में वैसे न्यूक्लियस नहीं होता है, यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन दो जानवर हैं, एक कैमल है और दूसरा लामा। लामा भी डिजर्ट का ही क्षेत्र में रहता है। इन दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, वैसे न्यूक्लियस नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट्स में बिल्कुल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको क्लियर हो गया, ये कहां कहां पाई जाती हैं, किसमें कितना होता है। अब अगर हम और आगे डिस्कस करें तो और भी क्या क्या चीजें हैं भाई। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं। ये आपको जो भी मैं लिख रहा हूं वहां मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी चीजें, न्यूक्लियस तो आपने समझ लिया कि कहां कहां है। लाइफ स्पैन के बारे में क्लियर हो गया। साथियों अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम बात करें तो एक तरीके से इनमें कुछ विशेष बातें यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अन्य विशेषताएं आप कह सकते हैं। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, अन्य विशेषताएं, इनके कार्य वगैरह की बात। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहां ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें भाई। अन्य विशेषताओं में पहली बात तो जो भी आरबीसी होती है, साथियों आरबीसी जो होती है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है और इस प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है आयरन के कारण ये रेड कलर की होती है। तो आरबीसी में जो प्रोटीन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन।
वैसे देखा जाए एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी हीमोग्लोबिन पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन एक हेल्दी मैन में हीमोग्लोबिन की मात्रा हेल्दी मैन में कितनी होती है भाई? 14 से 18 ग्राम, 1 डेसीलीटर। डीएल का मतलब डेसीलीटर ब्लड, ये बात समझ गए? और हेल्दी मैन में, और हेल्दी वोमेन की बात करें, हेल्दी वुमेन की बात करें तो 12 से 16 ग्राम पर डीएल। समझ पा रहे हैं? तो आरबीसी में प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन में हेल्दी 14 से 18 ग्राम, ये हेल्दी मैन में होती है। और हेल्दी वोमेन में आप जान ही रहे हो कितनी होंगी, 12 से 16 ग्राम आरबीसी। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये क्या काम करती है? डब्ल्यूबीसी में आप देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी कई टाइप के होते हैं। जैसे उसमें कुछ होते हैं ग्रेन्यूलोसाइट जो कणिकाकार होते हैं, कुछ होते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, तो जो कण के आकार के होते हैं, थोड़े से जिनका आकार बड़ा होता है, समझ रहे हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कणिकाणु, या आप कह सकते हैं कणिका युक्त। और एक कणिका विहीन, इसको हम बोलते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। और इसको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। जब हम ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करें, इसको मैं ये कलर ले ले रहा हूं। हाँ, जब मैं ग्रेन्यूलोसाइट्स की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। कौन? सॉरी, तीन चीजें आती हैं इसमें। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल। और कणिका विहीन में अगर हम बात करें तो इसमें दो नाम आते हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये क्या काम करते हैं? थोड़ा सा हमें ये समझना होगा, ये क्या काम करते हैं? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ईस्नोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, ये कणिका विहीन है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स है, इनका आकार छोटा होता है। तो हमें यह भी समझना होगा ये बेसिकली वर्क क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या वर्क करते हैं, समझ रहे हैं? तो अगर हम देखें इसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में, यहां कुछ क्वालिटीज के बारे में अगर हम देखें तो जैसे अगर हम बात करें भाई, बेसोफिल्स का क्या काम है, न्यूट्रोफिल्स का क्या काम है, ठीक है, मोनोसाइट का क्या काम है, लिम्फोसाइट्स का क्या काम है, तो देखिए, मोनोसाइट लार्जेस्ट होती हैं, सबसे लार्जेस्ट सेल्स। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट। ये सबसे छोटी, और ये सबसे बड़ी। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कौन सबसे मतलब एक तरीके से कि कौन मैक्सिमम नंबर में होते हैं, कौन मिनिमम नंबर में होते हैं। तो साथियों, ये जो बेसोफिल्स हैं ये बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं, बहुत मिनिमम संख्या में होते हैं। जबकि वहीं अगर हम देखें न्यूट्रोफिल्स सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, सर्वाधिक संख्या में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब कुछ चीजें हमें यह भी समझना होगा कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज के लिए वर्क करती हैं, कौन सी वायरल डिजीज के लिए वर्क करती हैं, और कौन सी हमें वो मेनली काम करती हैं, एलर्जी के लिए मेनली कौन काम करती हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस्नोफिल बेसोफिल। कौन एलर्जी के लिए, कौन उसके लिए एक तरीके से मतलब वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए होती हैं, कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए होती हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो दोनों है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये मेमोरी सेल्स का निर्माण करती हैं। मेमोरी सेल्स का मतलब समझते हो आप? मेमोरी सेल्स का मतलब जैसे कई बार आपने सुना होगा भैया इनको कोरोना हो गया, अब कोरोना नहीं होगा। इनको एक बार जुकाम हुआ है अभी पिछले महीने, अब जुकाम नहीं होगा। यानी कि ये नागिन की आंख की तरह होती है। नागिन की आंख की तरह यानी कि कोई भी एक बार रोग हो जाता है तो उसका मेमोरी बना लेती है, और आगे चलकर जब वही रोग फिर से होता है तो इनको याद आ जाता है हमने पिछली बार कौन सा उपचार किया था, वही उपचार ये करने लगती हैं शरीर में। यानी कि एक बार जिसको कोरोना हो गया, दूसरी बार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बार जो मेडिसिन, एक बार शरीर ने जो प्रतिरक्षा तैयार कर लिया वो दूसरी बार भी यूज करेगी। तो लिम्फोसाइट मोनोसाइट मेमोरी सेल बनाकर प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये मेमोरी सेल बनाने के लिए मेनली जिम्मेदार ये सभी जितने डब्ल्यूबीसी हैं, ये सभी प्रतिरक्षा प्रणाली में काम में आते हैं। कोई वायरस को खाने का काम कर रहा है, कोई भक्षण का काम, कोई यहां शरीर से हटाने का काम कर रहा है। तो ये अलग अलग चीजें, ये बात समझ पा रहे हो? तो एक तरीके से आप इसमें देखोगे कि ये मेनली क्या क्या काम करती हैं। जैसे बेसोफिल है, तो बेसोफिल का मेन काम क्या है भाई? बेसोफिल ये एक तरीके से एलर्जी को रोकती हैं। एलर्जी, हमारे शरीर में जैसे कभी कभी धूल से एनर्जी हो जाती है, कभी धूप से एनर्जी हो जाती है, मतलब एलर्जी हो जाती है, या गंदे चीजों से, कभी गंदे जगहों पर जाने पर पूरे शरीर में दाने निकल जाते हैं। तो ये जो बेसोफिल होती हैं ये एलर्जी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि हमारे शरीर में एलर्जी को रोक, एलर्जी प्रोवाइड कर रही है, नहीं, एलर्जी को रोकने का काम। ये हिस्टामीन सिक्रीट करती हैं, हिस्टामीन। ये चीज ध्यान में रखना, हिस्टामीन का श्रावण, मतलब समझ पा रहे हो? जैसे हमको धूल से एलर्जी है और हमारे शरीर में दाने निकल गए जैसे धूल में गया, तो हमारे शरीर में तुरंत जो बेसोफिल होंगी वो एलर्जी को रोकने के लिए, दाना ना बने, एलर्जी को रोकने के हिस्टामीन का श्रावण करेंगी। हिस्टामीन, ये हिस्टामीन क्या काम करता है? एलर्जी को इंडिकेट करता है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एलर्जी बढ़ रही है, तभी ये हिस्टामीन स्रावित हो रहे हैं। ये रोकने का काम करते हैं, एलर्जी को रोकने का काम करते हैं। ऐसे में डॉक्टर एक टेबलेट देता है एबिल, कि आप एबिल इनको खिला दीजिए, काम बन जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो? साथियों, अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें कि न्यूट्रोफिल्स क्या मेनली काम करते हैं हमारे शरीर, तो ये ध्यान में रखिए, न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल डिजीज को रोकते हैं। बैक्टीरियल डिजीज। और इस्नोफिल मेनली किस लिए होते हैं? इस्नोफिल ये हमारे वायरल डिजीज को रोकने का मेनली काम करते हैं, वायरल डिजीज। और ये भी कुछ ना कुछ एक तरीके से एलर्जी को ये भी रोकने का मेनली काम करते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने जो बताया आपको, बेसोफिल ये एलर्जी को रोकने का मेन काम करता है। न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल डिजीज को रोकने के काम करता है। और साथ में ये क्या है भाई? सर्वाधिक संख्या में भी पाया जाता है। बेसोफिल कम संख्या में होता है और एलर्जी रोकने का काम भी करता है। ये दोनों इसके ही गुण है। यहां पर ये भी देखिए, दोनों इसके ही गुण है। और जबकि वायरल डिजीज, कौन किसको रोक, वायरल डिजीज के लिए कौन है? ईस्नोफिल है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर बहुत ध्यान से समझिए, न्यूट्रोफिल सर्वाधिक संख्या में है, बैक्टीरियल डिजीज को रोकती हैं। बेसोफिल एलर्जी को रोकती हैं, हिस्टामीन का श्रावण करके कम संख्या में होती हैं। इस्नोफिल वायरल डिजीज को रोकती हैं। लिम्फोसाइट मोनोसाइट मेमोरी सेल का फॉर्मेशन कर रही हैं, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। बताएं, अगर किसी को इन सब में डाउट है तो बताइए।
समझ पा रहे हो कि नहीं सभी लोग? यहां पर चलिए, तो एक तरीके से अब हम प्लेटलेट्स के काम तो अभी नहीं देखें, इसके काम तो देख लिए। अच्छा, आरबीसी में जो ये आप अगर कहते हैं कि सर ये बताइए, ये हीमोग्लोबिन करता क्या है, ये भी तो हमें समझना जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर चलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है साहब, CO2 कैरी करके लेके चलता है। और गलती से अगर ऑक्सीजन CO2 की जगह CO मिल जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या कहना, ये पूरे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड का संचरण 300 गुना तेजी से करता है। 300 टाइम ज्यादा ऑक्सीजन CO2 से जुड़ने की क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड में है। इसीलिए सरकार लगातार प्रयासरत में है कि भाई कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी तो हमारी हीमोग्लोबिन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन CO2 को नहीं लेकर जाएगा पूरे शरीर में। क्योंकि ये ऑक्सीजन CO2 को लेकर करता क्या है भाई, हमारे शरीर में फेफड़े में हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई कौन करेगा, तो ब्लड, ब्लड में कौन, हीमोग्लोबिन। इसीलिए तो इसका कलर लाल होता है, क्योंकि इसमें आयरन पहले से होता है, ऑक्सीजन से क्रिया किया तो जाहिर सी बात है आयरन ऑक्साइड बनाएगा। और CO2 को बाहर भी करना है उसे, तो हर एक कोशिका जो CO2 निकाल रही है उसको बाहर भी तो करेगा फेफड़े से। और गलती से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है तो ये सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ेगा। सिगरेट वगैरह में यही दिक्कत है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ता है। बात समझ में आए? अब साथियों यहां पर हमें प्लेटलेट्स के काम थोड़े से समझने हैं। ये प्लेटलेट्स के काम यहां तो मैंने पूरा वो बना दिया, एक तरीके से आरबीसी इस वाली लाइन में समझाया है, WBC मैंने इस वाली पूरी लाइन में समझा दिया इसको, WBC पूरी इस लाइन में समझा दिया। इसको मैं फिर से एक बार, ये प्लेटलेट्स के ये लिए ये पूरी की पूरी चीजें यहां मैंने प्लेटलेट्स को समझाया है, ये चीज ठीक। ये मैंने इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि आपको मैं दे सकूं बाद में, तो ये चीज ध्यान में रखना है। थ्रोम्बोसाइट 3 to 4 लाख किलोमीटर, 5 से 13, 5 to 13 डेज, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, ये आपने देख लिया, ये सारी चीजें। अब हम यहां पर अलग से प्लेटलेट्स के वर्क लिख दे रहे हैं, यहां मैं अलग से प्लेटलेट्स के वर्क लिख दे रहा हूं। चलिए, तो साथियों प्लेटलेट्स जो होता है ये हमारी बॉडी में मेजरली क्या करता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, समझ रहे हैं? ये रुधिर का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, रुधिर का थक्का जमाने का प्रमुख काम करता है। ये बात समझ रहे हैं? क्या रुधिर के थक्के में केवल प्लेटलेट्स की ही भूमिका होती है? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर मैं बता रहा हूं साथियों, इसमें बहुत सारी चीजें, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन या फाइब्रिनोजन आप कह सकते हैं, विटामिन के, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें जरूरी थी। यही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हैं, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, विटामिन के, प्लेटलेट्स। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये बताइए,
अगर ब्लड में ये सारी चीजें हैं तो हमारी रुधिर वाहिनियों में ब्लड क्यों नहीं जमता? तो साथियों इसके लिए, इसके अपोज में रुधिर वाहिनियों में एक प्रोटीन काम करता है जो कि लीवर द्वारा बनाया जाता है, लीवर के द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम है हिपैरिन प्रोटीन। ये हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है कि हमारे ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी और वेन्स में, धमनी और सिरा में, यह हिपैरिन प्रोटीन ब्लड को जमने नहीं देता। ब्लड को जमने का मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होने देता। तो आपका क्वेश्चन होगा सर ये तो फिर बाहर अगर ब्लड की ब्लीडिंग हो रही है तो ये कैसे बाहर जम जाता है? क्या वहां हिपैरिन प्रोटीन नहीं होता? तो मैं कहूंगा हिपैरिन प्रोटीन जो होती है वॉलेटाइल नेचर की होती है, वाष्पशील नेचर की होती है। समझ रहे हैं? जैसे ही ये आउटर बॉडी में आती है या सरफेस पर आती है, हिपैरिन प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है, वाष्पशील नेचर की है, ये उड़ जाती है और थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, विटामिन के प्लेटलेट्स अपना कारनामा दिखाते हैं। तो लीवर के द्वारा बनाई जाने वाली ये हिपैरिन प्रोटीन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए हेल्प करती है। ये बात समझ में आया? ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए पूरी तरह से हेल्प करती है। तो एक तरीके से आपने ये देख लिया कि ये मेनली क्या काम कर रही है, लीवर। अब साथियों कुछ और चीजें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी की अधिकता और कमी से क्या होगा, ऐसे डब्ल्यूबीसी की अधिकता अगर हो जाए और कमी हो जाए तो क्या होगा, ऐसे साथियों प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाए और कमी हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए अलग अलग बीमारियां हैं साथियों। जैसे अगर मान लीजिए आरबीसी आपके शरीर में अधिक है, अगर आपके शरीर में आरबीसी सबसे ज्यादा है तो एक गंभीर बीमारी हो जाए। एक मिनट से। आरबीसी अगर अधिक है, आरबीसी यदि कमी, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया करके एक बीमारी, पॉलीसाइथीमिया साथियों ये ब्लड कैंसर है एक तरीके से। आरबीसी की कमी से एक बीमारी होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एनीमिया। तो पॉलीसाइथीमिया आरबीसी की अधिकता से होता है, ये ब्लड कैंसर को शो करता है। और इसकी कमी से एनीमिया, रक्त की रक्त अल्पता इसे कहते हैं। ये बात समझ पाया? क्लियर है? रक्त अल्पता। डब्ल्यूबीसी की अधिकता और डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होगा? तो आप जानते हैं ल्यूकोपीनिया करके एक बीमारी होती है, समझ है, जो कि एक तरीके से डब्ल्यूबीसी की कमी से होती है। और ल्यूकीमिया एक कैंसर है। तो ल्यूकीमिया अगर अधिकता है तो ल्यूकीमिया, और नहीं तो ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया ये ध्यान रखें। डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल ये काम ही नहीं करेंगे, रोग बहुत सारे हो जाएंगे। तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकीमिया बीमारी, ये कैंसर है, ब्लड कैंसर ये भी है। और ल्यूकोपीनिया ये तरीके से कई प्रकार के रोग का हो जाना। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया बीमारी और कमी से एनीमिया बीमारी, बहुत ध्यान में साथियों। अगर एक मिनट इसको मैंने सर्किल कर दिया, यहां ये बात आप समझ गए। और प्लेटलेट्स की अधिकता और प्लेटलेट्स की कमी से क्या बीमारी होगी? प्लेटलेट्स की अधिकता और प्लेटलेट्स की कमी से कौन सी बीमारी होगी? ये हमें बहुत ध्यान में रखना है। एक मिनट सोचिए। ठीक है, तो एक तरीके से यदि मान लीजिए प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या, प्लेटलेट्स की यदि बहुत ज्यादा अधिकता है तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ने लगेंगे, ब्लड क्लॉट ज्यादा होने लगेंगे।
ब्लड क्लॉट्स होने लगेंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो एक तरीके से इसको बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग का बढ़ जाना, और इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग बहुत तेजी से घटने लगती है, और इस बीमारी को एक नाम से पुकारते हैं थ्रम्बोसाइटोपीनिया। थ्रम्बोसाइटोपीनिया। अगर बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स लो है तो थ्रम्बोसाइटोपीनिया, और इसको भी एक नाम से पुकारते हैं, जरा मैं एक बार देख लेता हूं, सर्च कर लेता हूं थ्रम्बोसाइटोपीनिया। अगर प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा अधिक हैं तो इसको भी एक नाम से पुकारते हैं, जैसे थ्रम्बोसाइटोपीनिया अगर प्लेटलेट्स बहुत कम है तो ब्लड क्लॉटिंग वर्क नहीं होगा। एक मिनट साथियों, एक्सेस आप भी जरा चेक कर लीजिए, इसको एक नाम से पुकारते हैं। थ्रम्बोसाइटोसिस, हाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा था। इसको एक नाम से पुकारते हैं थ्रम्बोसाइटोसिस। थ्रम्बोसाइटोसिस, प्लेटलेट्स की अधिकता है तो इसे थ्रम्बोसाइटोसिस बोलते हैं, और प्लेटलेट्स की कमी है तो थ्रम्बोसाइटोपीनिया कहलाता है। तो ये प्लेटलेट्स की अधिकता और डब्ल्यूबीसी की अधिकता, आरबीसी की अधिकता से ये सब होने वाले डिजीज हैं, और ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा एक लास्ट पॉइंट, एक फैक्ट बचा हुआ है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनते कहां हैं। तो साथियों, जो बोन मैरो होता है हमारा, बोन मैरो यानी कि जो बड़ी हड्डियां होती हैं, बड़ी हड्डियों में होता है बोन मैरो। तो साथियों, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। इसकी बात हम आगे भी करेंगे, जब अभी हम बोन्स पढ़ाएंगे तब। आरबीसी रेड बोन मैरो होता है, व्हाइट बोन मैरो होता है, तो आरबीसी रेड बोन मैरो से ही बनती है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है बोन मैरो में। लेकिन जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक यानी कि माता के गर्भ में होता है, तो वहां पर इस चीज का निर्माण कहां होता है? लीवर करता है सच। लीवर और स्प्लीन मिलकर ये काम करते हैं, समझ गए? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये चीज लीवर और स्प्लीन में बनती है। लीवर का मतलब होता है यकृत, और स्प्लीन का मतलब होता है प्लीहा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में यकृत और स्प्लीन में बन रहा है, समझ रहे हैं? और बोन मैरो यानी कि चाइल्ड या फिर माता के गर्भ से यदि बाहर हो गया, तो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, इनका निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट्स हैं तो आप जरूर कमेंट करिए, बताइए कि कहां पर कोई प्रॉब्लम, जरूर बताया करिए। ठीक है साथियों, तो यहां पर तक मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया है क्या क्या सारी चीजें हैं और क्या क्या फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आज हमने केवल दो टॉपिक कवर किया है। नंबर एक, आपका ये ब्लड कंपोजिशन क्या क्या है, और कुछ फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। अभी तो बहुत कुछ इसमें बचा हुआ है। हार्ट है, पूरी हृदय की कैसे गतिविधि काम करती है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।